गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। बच्चों, अभी जो हमने सैंपल पेपर किया था उसमें हमने सारा का सारा पेपर डिस्कस किया। साथ में हमने टॉपिक भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने वाच्य, वाक्य, रस, पद, परिचय सारे किए थे। और साथ में मैंने कहा था कि रस का मैं अलग से डाल दूंगी। वाक्य, पद, परिचय, रस और आपका वाच्य, इनमें से चार चार क्वेश्चन आने हैं। तो चार क्वेश्चन आपके रस में से आएंगे, तो इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें से चार क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो बच्चा, रस होता क्या है? रस, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं ना, और उसको पढ़ते सुनते वक्त जो हमें फीलिंग्स जागृत होती है, जो अनुभूति होती है, जो हमें एक एंजॉयमेंट मिलता है, ठीक है, उसी को रस कहते हैं। ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। तो ये सारा अभी नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। तो रस के ना चार अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये चारों याद रख लेना। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि कितने अंग होते हैं। विभाव क्या होता है? जिसके सहारे से रस प्रकट होता है, ठीक है। अनुभाव, शारीरिक विकार नष्ट हो जाते हैं। स्थायी भाव, तो ये बाद में काम आएंगे, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इनको हम स्किप करके चलते हैं। यहाँ पे देखो, विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति, पदार्थ, अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, जैसे चांद, चांद को देख के कई लोग क्या होता है, कई लोग मतलब एक हो सकता है किसी को सैडनेस फील होती हो सकता है किसी को रोमांटिक फील होता हो। जो व्यक्ति, पदार्थ, ठीक है, अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है, उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। ये सब नहीं देखना है, बस जिसकी वजह से रस की स्थिति होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। रस का विभाव दो तरीके का होता है, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में क्या होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका, आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं: आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जागे वह तो आश्रय आलंबन हो गया। जिसके प्रति, ठीक है, भाव जागे वो विषय आलंबन हो गया। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। तो बच्चों, यहाँ पे देखो उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होगा? जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगे, ठीक है, और बढ़ने लगे, जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ठीक है। अब इसमें देखो अनुभाव, यानी कि जो दूसरा अंग है, मनोभाव को व्यक्त करने के लिए जो शरीर के विकारों को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभाव कहां पर आएगा? जहां पे शरीर विकार आपका यूज होगा। वाणी और अंग के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, परलय। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? 8 हमारे अनुभाव हो गए। ओके बच्चा, तो यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संचारी भाव क्या होते हैं कि जब स्थायी भाव रहते हैं ना, तो वो उसके साथ संचरण करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, बहुत समय तक मतलब आते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। ठीक है, एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ये है 33, लेकिन ये आपको याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस ये याद रख लेना कि जो संचारी भाव होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। अब हम आगे स्थायी भाव पे। ठीक है, हमने विभाव डिस्कस किया। ठीक है, विभाव में हमने दो तरीके के डिस्कस किए, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ठीक है, फिर हमने अनुभाव, जो कि शारीरिक विकार के थ्रू जो हम दिखाते हैं। ठीक है, फिर हमने संचारी डिस्कस किया। अब हम स्थायी भाव डिस्कस कर रहे हैं। स्थायी भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचे। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भाव की संख्या वैसे तो 9 मानी गई है, ठीक है, लेकिन आचार्यों ने बाद में 2 और जोड़ दिए, तो आज के टाइम पे जो है वो 11 है। ठीक है, स्थायी भावों की। ठीक है ना, ये अब जो ये स्थायी भाव है ना, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया, लेकिन अब इनकी संख्या 11 हो गई है। तो ये याद रखना है कि रस का नाम और उसका स्थायी भाव, ये टेबल आप याद कर लेना। ये आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा इसमें से। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? रति। करुण का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। रौद्र का क्रोध। वीर का उत्साह।
हास्य का हंसी, शांत का निर्वेद, शांत भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का घृणा, वात्सल्य का ममता, भक्ति का वैराग्य या फिर अनुराग। ठीक है, ये दोनों ही याद करने हैं, इनमें से आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्थायी भाव आपको याद करके ही जाने हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन है जो आप करके देख लेना। मनोगत मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहा था हमने? अनुभाव कहलाती है। ठीक है, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब देखो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभूति, अनुभूति नहीं होता ना, है ना? यहाँ पे देखिए, स्थायी भाव, विभाव, आलंबन, आलंबन तो जो विभाव है उसी का भाग होता है। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, उद्दीपन, उद्दीपन भी किसका? विभाव का ही भाग होता है ना? तो ये हमारा ग आंसर आ जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक है, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसको आलंबन विभाव कहते हैं, और जिस स्थिति मतलब और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं तो उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है ना? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। तो इसीलिए कह रही हूँ ये टेबल याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं। इस पीडीएफ में से ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा अगर आप याद करके जाएंगे तो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ अभी थोड़ा सा जो है वाक्य और वाच्य और करा देती हूँ। ठीक है, ताकि अगर आपने सैंपल पेपर से नहीं किया है तो यहाँ से कर लो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ बच्चा, देखो अभी ना अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जो ये टेस्ट सीरीज है ना, यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए मैं इसको बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। 6 से लेके 12th क्लास के बच्चों की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी आपके पेपर भी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो 6 से 8 के लिए अगर आपका कोई भाई बहन है तो उनको बता सकते हैं, आप दे सकते हैं। मैथ, साइंस, एसएसटी की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, एमसीक्यू है 11th-12th क्लास के, एंड मैथ, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी के। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देते हैं तो इसका एक फायदा ये है कि बच्चा, आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 4 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, और 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पूर्णिमा 10 कोड यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, पूर्णिमा 10 कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे किसमें? अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो आपके वाक्य हैं और वाच्य हैं। ठीक है, देखो जो आपके पद परिचय है उसमें क्या होता है कि उसको भी थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा आपकी हेल्प रहेगी, आपको याद आ जाएगा अगर आपने दोबारा से रिवाइज नहीं किया होगा तो। वैसे तो हमने वर्कशीट के थ्रू बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है, लेकिन स्टिल तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं। 1 सेकेंड मुझे दे देंगे, उसके बाद ओके फाइन, यहाँ पे आ गए हम। ओके, जो आपके ये आ जाइए, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो वाक्य के अंग की बात करेंगे हम। हमें पता है वाक्य की संरचना के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो क्या होता है, वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जाए और जो बात कही जाए वो विधेय होता है। ठीक है, तो विधेय वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखो, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं हमने 3 भागों में बांटे हैं रचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में कोई भी संयोजक नहीं होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। ठीक है, जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे, मतलब इसमें मतलब बिल्कुल सरल है ये। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होगा, 2 वाक्य अलग अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे एक दूसरे पे। ठीक है, लेकिन क्या होंगे, समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, माँ बाजार गई और सब्जियां ले आई। माँ बाजार गई, या फिर अलग से भी आप कह सकते हैं सब्जियां ले आई। ऐसा तो नहीं है माँ जब बाजार गई तब सब्जियां ले आई, है ना? तो ऐसा मतलब तब आता तो ये क्या हो जाता, मिश्र वाक्य हो जाता। अगर संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों वाक्य का अलग अलग मीनिंग होता है, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिश्र वाक्य में क्या होगा, मिश्र वाक्य में हमारा जो उपवाक्य होगा ना, एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा। ठीक है, तो एक दूसरे पे आश्रित होंगे, मतलब एक मुख्य उपवाक्य पे दूसरे वाला आश्रित होगा, मिश्र आश्रित। ठीक है, आश्रित मतलब निर्भर होना उस पे। तो व्याधिकरण योजक से जुड़े होंगे, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब पढ़ेंगे। जब हुआ, जब, तब। ठीक है, जैसे ही, वैसे ही। ठीक है ना, जब, तो,
उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। ठीक है ना बच्चा? तो इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे हमारा जो और है, या है, इसलिए है, तो है, अतः है, ये आपके सारे के सारे संयुक्त वाक्य में आएंगे। ठीक है, जैसे वैसे तब जब डिपेंडेंट होंगे तो हमारे किस में आ जाएंगे, मिश्र वाक्य में आ जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आज ही मैंने सैंपल पेपर में प्रैक्टिस कराई है, शुरू में ही पहले 16 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, वो कर लेना एक बार जाके, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाच्य की बात करते हैं। वाच्य में आप ध्यान रखना, कर्म वाच्य में द्वारा जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है तो आपको कहा जाए इसको कर्म वाच्य में बदल दो, तो आप क्या कहो, क्या कैसे बदलोगे? राकेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, रमेश पत्र लिखता है, या अगर मान लो ऐसा हो, राकेश पुस्तक, एक सेकंड में देख लो ठीक से दिख रहा है ना, हाँ, राकेश ने पुस्तक पढ़ी, तो फिर आप लिखोगे राकेश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, जिस काल में सेंटेंस है उसी काल में उसको कन्वर्ट करोगे। भाववाच्य में से जरूर होगा, तो ये ध्यान रखना। कर्म में द्वारा, भाव में से, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाक्य में, क्योंकि 4 तो आपके सिंपल आने वाले हैं, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, वो भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब जो पद परिचय है ना, तो पद परिचय क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ पद परिचय में किस तरीके से करते हैं। यहाँ आ जाते हैं, पद परिचय में क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं एक बार के लिए। देखो, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी कि अकेले, जैसे मैं नहाना, नहाने का मतलब कुछ अर्थ है ना, मतलब है तो शब्द लेकिन उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण, श्याम पत्र पढ़ना, शब्द आदि। श्याम पत्र पढ़ता है, श्याम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर श्याम पत्र और पढ़ता है, तो ये पद बन गए। ठीक है, पद परिचय में जो वाक्य में जो शब्द होते हैं ना, उनका हम व्याकरणिक परिचय देते हैं। और आपको पद परिचय आने के लिए ये जरूर आना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, लिंग, क्रिया, वचन आदि का सही और पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस तरह हम उस पद की सही परिचय दे पाएंगे। पद परिचय देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पद परिचय जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा ये पद परिचय वाला जो टॉपिक है ये मैंने कई बार वर्कशीट में कराया, तो आई होप सो एक रस वाली ये वीडियो थी, लेकिन इसमें मैंने बाकी भी सारे कराई दिए थोड़े थोड़े से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।